दोस्तों, हम जब भी लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं यानी कि जीवनचर्या के बारे में बात करते हैं तो उस जीवनचर्या को अच्छा बनाने की बात करते हैं तो उसमें अच्छे खाने की बात करते हैं, अच्छे रहन सहन की बात करते हैं और कहीं ना कहीं अच्छे रिश्तों की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप सभी का स्वागत है बैक टू नेचर शो में। आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर प्रियंका उदावत। अगर मैं मैम के बारे में बता दूं तो मैम MBBS है, DNB है, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है, साथ ही मैम एलर्जी स्पेशलिस्ट है, गट हेल्थ स्पेशलिस्ट है। और आज का एपिसोड क्यों स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए स्वागत करते हैं मैम का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, मैं जब आपके इंट्रो से गो थ्रू कर रहा था, मैम आपने इतनी सारी डिग्रीज़ एक साथ, इतने सारे एक्सपर्टीज़ एक साथ की है। तो सबसे पहला मेरा आपसे प्रश्न यही है, क्योंकि आप मेडिटेशन और योगा में भी काफ़ी कनेक्ट है, तो मैं जानना चाहूँगा शाकाहार यानी कि वेजिटेरियनिज़्म क्यों ज़रूरी है? देखिए, अगर हम शाकाहारी फूड खाते हैं तो एक तो ये लिविंग फूड है, ठीक है, और इसमें आप ये एक पॉजिटिव एनर्जी फूड है। इसमें जो एनर्जीज़ हैं वो पॉजिटिव हैं। दूसरा, हम किसी जैसे जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, जो मांसाहारी फूड है, उसमें हम किसी को काट के या मार के खा रहे हैं तो उसकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव है, ठीक है। शाकाहारी फूड एनर्जी वाइज भी पॉजिटिव है। दूसरा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। शाकाहारी फूड खाने से पेट में अच्छे बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं, जो मैं इसको बड़ी सिंपल शब्दों में कहना चाहूँगी कि हमारे अंदर, हमारे पेट में कीड़ा सृष्टि है जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स हैं, और ये हमारी जो ह्यूमन कोशिकाएं जो है, हमारी जो मानव की कोशिकाएं, उनसे भी ज़्यादा हमारे अंदर पेट में बैक्टीरियाज हैं। और ये अच्छे बैक्टीरियाज होंगे या ख़राब बैक्टीरिया होंगे, ये इस पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा आहार ले रहे हैं। अगर हम वेजिटेरियन फूड ज़्यादा खा रहे हैं तो हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरियाज होंगे, और अच्छे बैक्टीरिया लगभग हमारे जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, ब्रेन की हो, चाहे पेट की हो, चाहे लिवर की हो, वो, और हमारा जो 70% जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो सब पेट में है। और वो कौन डिसाइड करता है? ये बैक्टीरियाज। तो आप कौन सा टाइप का फूड खा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा आपके पास हेल्दी पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की या अनहेल्दी पॉपुलेशन है। तो वेजिटेरियन फूड में आपके जो फल हैं, सब्जियां हैं, और फिर होल ग्रेन्स हैं, जैसे सभी तरह के जो दालें हैं, ठीक है, और जो अपना अनाज है, और सीड्स हैं, और ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारा वेजिटेरियन फूड है। ये अगर हम संतुलित मात्रा में लेंगे तो हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया पॉपुलेशन होगी, और अगर हम नॉनवेज खाएंगे तो बैड बैक्टीरिया पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। अच्छे बैक्टीरिया पॉपुलेट करेंगे तो पूरा मेटाबॉलिज्म बॉडी का अच्छा रहेगा। और फाइनली गट ब्रेन से भी कनेक्टेड है, गट लिवर से भी कनेक्टेड है, और गट हमारे हार्ट से भी कनेक्टेड है। तो जो भी हम फूड ले रहे हैं फाइनली वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। तो वेजिटेरियन होना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली एट स्पिरिचुअल लेवल। स्पिरिचुअल लेवल पे तो ये हाई एनर्जी फूड है ही, आपको शांति मिलेगी, मन शांत रहेगा, आपकी विचारधारा पॉजिटिव रहेगी, आपके अंदर डर की भावना कम रहेगी क्योंकि आपने पॉजिटिव एनर्जी फूड लिया है। और शारीरिक तल पे मैंने जैसे आपको बताया, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, आप अगर बीमार होंगे तो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। आपको डायबिटीज़, फैटी लिवर, ओबेसिटी, मोटापा की जो प्रॉब्लम है, हार्ट की जो आजकल इतना प्रॉब्लम हम सुन रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की, BP की इतनी प्रॉब्लम हम सुन रहे हैं, पैरालिसिस और ब्रेन स्ट्रोक की जो प्रॉब्लम सुन रहे हैं, ये सब कम होती है वेजिटेरियन फूड में, और ज़्यादा होती है ये बीमारियां जब हम नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा खाते हैं। मैम, आपने सब्जियों के बारे में बोला कि वेजिटेरियन, तो मैं थोड़ा सा प्रोसेस फूड के बारे में भी जानना चाहूँगा आपसे कि क्या हम प्रोसेस फूड हमारे शरीर के लिए अच्छा है, क्या वो अच्छे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमें? नहीं, प्रोसेस फूड का क्या मतलब हुआ, पहले आप ये बताएं। प्रोसेस फूड का मतलब है कि उस फूड का जो हमें भगवान ने, नेचर ने जो हमको दिया, उसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है। प्रोसेसिंग में क्या होगा, वो मल्टीपल लेवल्स पे उसकी इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज़ में उसका चेंज हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो क्या होता है, जैसे आपने गेहूं लिया और फिर वो मैदा में कन्वर्ट हुआ, तो उसमें जो उसका आउटर जो लेयर है वो रिमूव हो जाती है। जो आउटर लेयर होती है उसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उसमें फाइबर होता है जो गट हेल्थ के लिए चाहिए, वो रिमूव हो गया प्रोसेसिव में। तो वो जो गेहूं है वो मैदा में कन्वर्ट हुआ, फिर वो आगे इंडस्ट्री में गया, बिस्किट बना या ब्रेड बना, तो
तो उसमें क्या हुआ, फिर शुगर ऐड हुई, ऑयल ऐड हुआ, केमिकल्स ऐड हुए। तो ये जितनी प्रोसेसिंग बढ़ती जाएगी उतना न्यूट्रिशन उसका कम होता जाएगा और उस फूड के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते जाएंगे, क्योंकि उससे फिर बैड बैक्टीरियाज ज़्यादा डेवलप होंगे, कब्ज़ की बीमारियां बहुत होंगी और इम्यूनिटी कम हो जाएगी और मोटापा बढ़ेगा, क्योंकि इजी जितना भी प्रोसेसिंग होती जाती है उनका शुगर और सॉल्ट कंटेंट बढ़ाना पड़ता है और उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। तो वो सब केसेस में क्या होगा, आपका मोटापा बढ़ेगा, बीपी शुगर की प्रॉब्लम्स बाद में ज़्यादा आएंगी, मूड इफ़ेक्ट्स होंगे क्योंकि आपको बी कॉम्प्लेक्सेस और फाइबर्स नहीं मिल रहे, तो डिप्रेशन के चांसेस भी ज़्यादा अगर आप जितना प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप इमेजिन कर सकते हो फूड को कि फार्म से, मतलब खेत से अपने किचन तक आप इमेजिन कर सकते हो कि इसके साथ क्या क्या हुआ है, तो आपके लिए वो नेचुरल फूड है। जैसे गेहूं आया, इसको पीसा होकर आपके पास आ गया, लेकिन अगर वही ब्रेड या बिस्किट आप इमेजिन नहीं कर सकते उसके साथ क्या क्या हुआ है, तो वो प्रोसेस्ड फूड। ऐसे ही चिप्स हैं, आप नहीं, लेकिन आलू के चिप्स आपने पैकेट वाले लिए, उसमें क्या क्या हुआ आपको नहीं पता, लेकिन वही आलू के चिप्स आपने आलू लिया जो आप इमेजिन कर सकते हो, खेत से आया, सब्जी वाले से ख़रीदा और मेरे पास आया और मैंने चिप्स बनाया, तो वो उतना प्रोसेस नहीं है जितना पैकेट वाला है, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होगी उतना न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। मैम जैसे कि आपने उसकी राइस की बात करी, आटा मैदे की बात करी, तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ आज के समय पे मिलेट्स पे ज़्यादा अटेंशन दिया जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्यों ये अचानक से शिफ्ट आया है कि लोग मिलेट्स पे गए और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? मिलेट्स खाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी सभ्यता में, भारतीय समाज में ये पहले भी था। आराम से ये जो अनाज है ये आराम से ड्राई कंडीशंस में भी पैदा हो जाता है और इसको मेंटेन भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता। और मिलेट्स खाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मिलेट्स के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जैसे इससे डायबिटीज़, जो शुगर की बीमारी है, वो प्रिवेंट हो सकती है। बीपी की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, जो आजकल इतना मोटापा है, वो प्रिवेंट हो सकता है। कैसे कि जो मिलेट्स होते हैं उनमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, उनका मिनरल और न्यूट्रिशन जो बी कॉम्प्लेक्सेस है उसमें ज़्यादा होते हैं। और एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, जो हम बोलते हैं कि राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है गेहूं से, वैसे मिलेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तो बॉडी में खाने के बाद सारा का सारा शुगर में कन्वर्ट नहीं होगा, फाइबर कंटेंट रहेगा और धीरे 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 कन्वर्ट होगा शुगर में। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होने की वजह से ये डायबिटिक फ्रेंडली है और जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है उनके लिए फ्रेंडली है। इससे वज़न कम हो सकता है आपका, और इसका फाइबर रिच होने की वजह से पेट के बैक्टीरियाज को गुड फाइबर मिलता है और मिनरल कंटेंट भी ज़्यादा है। तो और मिलेट्स इसलिए भी अभी ज़रूरी है कि अभी हमारी डाइट बहुत मोनोटोनस हो चुकी है, हम एक ही तरह का खाना खाए जा रहे हैं। या तो हमारे आहार में गेहूं के प्रोडक्ट्स है, जैसे आप रोटी ले लो, ब्रेड ले लो, बिस्किट ले लो, फिर खारी ले लो, रस्क ले लो, तो ये सारा क्या मैदा ही जा रहा है। या बाहर आप बेकरी आइटम्स भी जाओगे सब मैदा। फिर हमने या फिर राइस प्रोडक्ट्स हैं, तो सिर्फ 2 अनाज मत लो, ये भी लो अनाज। मैं ये नहीं कह रही कि गेहूं राइस मत खाओ, बट साथ में मिलेट्स भी ऐड करो ताकि वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन, अपने हर फूड जो भगवान ने, नेचर ने हमको दिया है, हर चीज़ में अलग अलग न्यूट्रिशन है। तो जब हम अलग अलग अनाज इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में, तो उनके अलग अलग न्यूट्रिशन हमको मिलते हैं। और जितना वैरायटी ऑफ फूड होगा अनाज में और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, हमारा पेट के बैक्टीरियाज भी उतने ही डाइवर्सिटी वाले होंगे। और जितना डाइवर्सिटी हमारी पेट की मेंटेन रहेगी उतना ही ज़्यादा हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। सो डेफिनेटली फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए और इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए और वेट लॉस करने के लिए इट इज़ अ वेरी गुड चॉइस कि आप मिलेट्स ऐड करें। मैम जैसे कि आपने मिलेट्स पे इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, तो मुझे लगता है कि दर्शक अभी कहीं ना कहीं मिलेट्स पे सर्च करेंगे, तो क्या आप कुछ प्रिफर्ड मिलेट्स आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? जैसे 2 टाइप के मिलेट्स होते हैं, एक तो होता है मेजर मिलेट्स, एक होता है माइक्रो मिलेट्स। तो मेजर मिलेट्स थोड़ा बड़ा होएगा, जैसे जवार, नाचनी, बाजरा, ये मेजर मिलेट्स है। इनको कुकिंग में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको ओवरनाइट या एटलीस्ट 4-5 घंटे पानी में भिगो के रखना पड़ेगा। और जो माइनर मिलेट्स होते हैं, जैसे समा का चावल है, ये माइनर मिलेट है, कोडो मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट, ये माइनर मिलेट्स है। तो इनको बनाने का बहुत इजी तरीका है। जैसे आप इनका रोटी भी बना सकते हो, इनका आप उपमा बना सकते हो, इनको आप उबाल के राइस के जैसा रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हो अपने दाल और सब्ज़ी के साथ में।
और आप मिलेट का दलिया बना सकते हो। तो बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स में आप इनको यूज़ कर सकते हो। रेसिपी सेम है लेकिन उनको आपको ऐड करना है अपने डाइट में। और नाचनी जो रागी मिलेट है, जिसको रागी बोला जाता है, इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। तो ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल आफ्टर 45 जो महिलाएं हैं उनको कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उनके लिए भी कैल्शियम रिच फूड है ये। तो एक मिलेट मील में अगर आपने रागी ऐड किया, और बहुत सारी रिसर्च है कि रागी जो है डायबिटीज़ कम करती है। अगर आप गेहूं राइस की जगह रागी का रोटी खाएं, रागी का दलिया खाएं बजाय कि सूजी के उपमा की जगह, या हम रागी का डोसा बनाएं बजाय कि हम हर बार राइस का डोसा बनाने की जगह, तो हमारा शुगर कंट्रोल बेटर रहेगा और कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा और फैटी लिवर भी नहीं होगा। मैम जैसे कि मैं आपके बारे में पढ़ रहा था थोड़ा, तो मुझे पता चला आप बच्चों के पेट के डॉक्टर भी हैं कहीं ना कहीं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब घरों में पेरेंट्स के आपस में बीच में जद्दोजहद चलती है, स्ट्रेस चलता है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों पर भी उनके हेल्थ पे इफेक्ट करता है। हाँ बिल्कुल करता है। देखिए बच्चों का जो ब्रेन है, जो उनका मानसिक विकास है, वो फर्स्ट जो 7 इयर्स ऑफ लाइफ होते हैं, जो पहले 7 साल होते हैं, उस टाइम ब्रेन विकसित हो रहा होता है। तो जब ब्रेन विकसित हो रहा होता है उसमें बच्चा कैसे सीखता है, आपको भी पता है कि बच्चा सब कुछ ऑब्जर्व करता है। जो भी लैंग्वेज उसके घर में बोली जा रही है, जो भी भाषा बोली जा रही है, वो उसी को बोलता है। तो इसका मतलब बच्चा ऑब्जर्व करने से बहुत कुछ सीखता है। तो बच्चा कौन से एनवायरनमेंट में डेवलप कर रहा है, उसका ब्रेन, उसका जो बिलीफ सिस्टम है, वो से वैसा ही डेवलप करेगा। वो समय पे आपको पता नहीं चलेगा कि उसने क्या सीखा, बट जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं 10-12 साल के बाद, जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, तब आपको पता चलेगा कि अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं, बहुत ज़्यादा डर में जीते हैं, या बहुत टेंशन लेते हैं, या ओवर अटेंशन करते हैं, तो एडोलेसेंट एज ग्रुप में जो उसके ब्रेन में गया, जो मेमोरी में कन्वर्ट हुआ, वो बाद में रिफ्लेक्ट होगा। वो बच्चे में या तो फियर होगा, या वो बिलीफ सिस्टम बना लेगा कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो मेरे साथ ऐसा होगा। वो सारा वो ऑब्जर्वेशन में जाता है। तो पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ और पेरेंट्स की हैबिट्स बहुत डिपेंड करता है कि बच्चा बाद में जाके कैसे बिहेव करेगा विद देयर ओन सेल्फ, अपने साथ और एनवायरनमेंट के साथ, और उनके स्कूल कॉलेजेस में भी। मैम जैसे कि अभी एक बहुत अच्छा समय लग रहा है मुझे आपसे गट के बारे में बात करने में। बहुत सारे लोग गट के बारे में जानते नहीं हैं और ना गट हेल्थ को समझते हैं या ना उस पर तवज्जो देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि थोड़ा आप गट हेल्थ के बारे में थोड़ा अवेयरनेस दे सकते हैं हमें। हाँ, तो गट हेल्थ मतलब गट क्या है, अपना जो पेट, अपना इंटेस्टाइन, जो अपनी आते हैं, ठीक है, लिवर, ये सब गट हेल्थ का पार्ट है। गट हेल्थ की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर बैक्टीरिया हैं बहुत सारे, और वो बैक्टीरिया सब चीज़ें गवर्न कर रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है, गट हेल्थ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो हम जितना भी फूड हम खा रहे हैं वहाँ पे जाके डाइजेस्ट हो रहा है, वहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, और फिर ब्लड में पहुँच रहा है, और ब्लड से फिर धीरे अलग अलग ऑर्गन्स में जा रहा है। तो अगर हमारा गट ही ठीक नहीं है, तो लीकी गट अगर है, तो बहुत सारे एलर्जीज डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, अगर आपके गट में थोड़ी सूजन है तो कुछ पदार्थ जो अंदर नहीं जाने चाहिए ब्लड में, वो भी जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, आपको एलर्जीज डेवलप हो जाएंगी, या आपकी इम्यूनिटी वीक रहेगी, क्योंकि 70% जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो गट में है, ठीक है। सो ये ठीक करने के लिए हमको फूड पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, और हमारी लाइफस्टाइल पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम बाहर की पैकेट की चीज़ें कम खाएं। तो गट हेल्थ का इम्पॉर्टेंस इसीलिए है कि 18,000 मतलब 18,000 से ज़्यादा मेटाबॉलिक पाथवेज, डिफरेंट जो अपने ऑर्गन्स है उसमें, वो सारे गट से गवर्न होते हैं। इसलिए पहले एक चीज़ बोली जाती थी कि अगर पेट साफ तो सारे रोग माफ़, ठीक है। और हिप्पोक्रेट्स ने 2000 साल पहले बोला था, ऑल डिजीज़ बिगिनस इन गट। वो इसी रीज़न से बोला था कि हम कीड़ा सृष्टि पे रह रहे हैं, और कीड़ा सृष्टि हमारे पेट में है, और वो कीड़ा सृष्टि डिसाइड करेगी कि हमारी हेल्थ कैसी होगी। इसलिए गट की इम्पोर्टेंस दोनों वजह से, एक तो वहाँ पे पूरा बैक्टीरियल गट माइक्रोबायोम है, और साथ में वहाँ पे फूड जो है कन्वर्ट होता है, ब्लड में एनर्जी पूरी मिलती है। तो उनका सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर फूड गलत होगा तो गलत बैक्टीरियाज होंगे, गलत इम्यूनिटी होगी, फिर आंतों की लाइनिंग में अल्सर्स, घाव। एज अ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट मैं देखती हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा
बाहर का खाते हैं या बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, या जिनका बहुत ज़्यादा एडिक्शन वाले इश्यूज़ हैं, उनके गट में अल्सर्स होते हैं, किन्हीं को खून आने लग जाता है, किन्हीं को ब्लड आता है। तो और हम ये देखते हैं जब हम दूरबीन की जांच करते हैं डायरेक्टली ऑन कैमरा, और जैसे ही हम फूड हैबिट्स ठीक करते हैं और मेडिकेशन देते हैं वो हील होता है, और हील होने के बाद उनके बाकी प्रॉब्लम्स भी ठीक होते हैं, वो बीमार होना कम हो जाते हैं, उनके कफ कोल्ड के इश्यूज़ कम हो जाते हैं। अगर आप गट हेल्थ का ध्यान रखोगे तो आप काफ़ी सारी अदर, मतलब आपका डिप्रेशन कम हो सकता है, आपका पेट का हेल्थ अच्छा होगा, आपका मोटापा कम हो सकता है, इम्यूनिटी तो ठीक होगी, और पेट के जो सिम्टम है जैसे एसिड रिफ्लक्स, गट हेल्थ ख़राब है कैसे पता चलेगा? या तो आप बार बार बीमार पड़ रहे हो, या आपको लूज़ मोशंस हो रहे हैं, या कब्ज़ रहता है, या फिर आपको एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, या बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा है, या एसिडिटी हो रही है, या फिर आपको लूज़ मोशंस के साथ में ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब आपका गट अफेक्टेड है और आपको एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। मैम, आपने गट के बारे में बहुत अच्छा बताया कि 70% अगर हमारे शरीर में बीमारी होती है तो कहीं ना कहीं हमारा गट खराब है। तो मैं जानना चाहूँगा, अगर किसी को अपने गट को हेल्दी रखना है तो क्या क्या वो प्रैक्टिसेस अपनाने होंगे अपने जीवनचर्या में? गट को हेल्दी रखने का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्या खा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि अंदर क्या जा रहा है, पहले उस पर अवेयरनेस लाओ। क्या हमने कुछ पैकेज प्रोसेस फूड खाया, क्या हमने कोई पैकेज ड्रिंक पिया, क्या हमने एक्सेस चाय कॉफ़ी पिया, ठीक है, और क्या हमने जो ये आजकल बाहर एक्सेस स्वीट्स लोग खा रहे हैं, पहले तो एक्सेस जो केमिकल्स हैं वो आप बंद करें। सेकंड आता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आपने ठीक है बाहर का नहीं खाया, लेकिन आपने फ्रूट्स खाया ही नहीं पूरे दिन में, आपने सैलड्स खाए नहीं, या आपने सिर्फ सब्ज़ी रोटी खाते रहे, आपने दालें नहीं खाई, फिर आपने ड्राई फ्रूट सीड्स पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, आपने फाइबर इंटेक पे ध्यान नहीं दिया, फिर आपने पानी ठीक से नहीं पिया। तो एक संतुलित आहार अगर हम खाते हैं, मोस्टली प्लांट बेस्ड डाइट विच हैज़ अ बैलेंस कॉम्पोजिशन, जिसमें सारी चीज़ें हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स एंड होल ग्रेन्स, तो आपका पेट अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर आप सोएंगे बराबर तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। तो नींद का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गट हेल्थ में। और फिर एक्सरसाइज आप बराबर कीजिए। ये 3 चीज़ें अगर आप ठीक ठाक कर रहे हैं तो गट हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और स्ट्रेस लेते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है। आपने देखा होगा कि आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आपको सडनली ऐसा अंदर से हरिंग होती है, कभी किसी को उल्टी जैसा होता है, किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को IBS हो जाता है, किसी के पेट में दर्द होता है। तो गट को क्यों बोला जाता है सेकंड ब्रेन? बोलते हैं, हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं कि गट इज़ अवर सेकंड ब्रेन, क्योंकि गट जो है ब्रेन से कनेक्टेड है। तो माइंड भी शांत रखना ज़रूरी है अगर गट हेल्थ ठीक करना है। तो आपके माइंड पे भी अवेयरनेस हो रही है, क्या मैं अननेसेसरी सोच रहा हूँ, क्या अननेसेसरी में नेगेटिव थॉट्स या बुरे विचार ज़्यादा आ रहे हैं, भय के, टेंशन के, या जेलेसी के, या कंपैरिजन के। तो ये सब नेगेटिव फीलिंग्स आपके गट को हाइपर कर देंगी, और कुछ लोगों को फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी रहने लग जाता है। तो गट के लिए मन शांत रखें, अच्छा आहार लें, टाइम पे सोएं, और अच्छी शारीरिक जो व्यायाम है वो रेगुलरली करें, और थोड़ा सा एक 10-15 मिनट मेडिटेशन करें ताकि आपका माइंड भी काम हो जाए। मैम, जब शुरुआत में हमने शाकाहार के बारे में लिया, अभी आपने गट को इतनी अच्छी तरह से समझाया, एनर्जी का आपने एक अच्छा वेज और एनर्जी का आपने कुछ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ मिथ्या है, मैं आपसे ही एक दूर करना चाहूँगा कि जब जो जिमनास्ट होते हैं, जो जिम करते हैं, या जो किसी भी तरह का हेल्थी एक्सरसाइजेस करते हैं, वो लगता है कि नॉनवेज से ज़्यादा प्रोटीन मिलता है एज़ कम्पेयर टू वेज। तो आपने जो एनर्जी साइंस के बारे में बताया इनकी, और जो नॉन वेज, जो लोगों को लगता है कि नॉन वेज में से ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, तो उस पर भी आप थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। हाँ, सो मैंने अपने करियर में शुरू के साल में तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि नॉनवेज हेल्दी प्रोटीन है, पर मैंने एक एक्स्ट्रा डिग्री लिया लाइफस्टाइल मेडिसिन, और वो सर्टिफाइड है फ्रॉम अमेरिकन बोर्ड ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन, और हमारा इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन भी है, ब्रिटिश सोसाइटी। तो ये जो अब मैं बोलने जा रही हूँ सब साइंटिफिक एविडेंस है, और अब रिसर्च में ये कहा जा रहा है कि नॉनवेज प्रोटीन कम्प्लीटली हेल्दी प्रोटीन नहीं है। वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स आर गुड फॉर हेल्थ। मैंने आपको सारे रीजंस बताए उसके। हाँ। तो नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन एक तो एसिडिक प्रोटीन है, ये हमारी लाइफस्टाइल मेडिसिन की बुक में है, और इससे कभी कभी बोन्स वीक हो जाती हैं नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन से। और आपने कई सारे सेलिब्रिटीज़ को भी देखा होगा, वो कई सारे जो है उन्होंने वेजिटेरियन है लेकिन वो फिटनेस मेंटेन करें, उनके मसल्स मेंटेन है।
तो नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन हेल्दी है ऐसा नहीं है, और प्रोटीन का सिर्फ सोर्स नॉन वेज है ये भी गलत है। लोग सोचते हैं कि वेजिटेरियन होना मतलब घास फूस खाना प्रोटीन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो इतने सारे हमारे जैसे हाथी है, जैसे गाय, इनके बड़े बड़े मसल्स होते हैं, ये सब वेजिटेरियन है, घास फूस खाते हैं, लेकिन इनके मसल कैसे बन रहे हैं? तो नेचर ने अपना भी मैकेनिज्म बनाया है कि जो भी आप फूड ले रहे हैं वो भी प्रोटीन में कन्वर्ट हो सकता है, बशर्ते आप उसको यूज़ करें। तो अब मसल बनाना है, फिट रहना है, तो एक्सरसाइज करें। सिर्फ फूड के एक्सेस प्रोटीन खाने से नहीं होगा, मसल को बिल्ड करना पड़ेगा। और प्लांट प्रोटीन्स बहुत सारे हैं, जैसे आपका जितनी भी दालें हैं, जितने भी आपके हर बहुत सारी दालें हैं अपने भारत में, तो अलग अलग मूंग की दाल, मसूर की दाल, अलग अलग। फिर आपके पास लेग्यूम्स और बीन्स है, जैसे राजमा है, चिकपीस है, अपना जो बेसन है, चना है, स्प्राउट्स हम बनाते हैं तो उन सब में प्रोटीन होता है। फिर सोयाबीन बहुत अच्छा प्रोटीन है, सोयाबीन आप ले सकते हैं। मिलेट्स में किनोआ जो स्यूडो मिलेट है उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन, इवन नट्स में बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो अगर हमने वैरायटी मेंटेन करी है प्लांट में तो यू गेट इनफ प्रोटीन। और नॉन वेज नहीं खाने का दो ही चीज़ है कि विटामिन B12 कम हो सकता है या विटामिन D3, वो आप कहीं भी एक्सपर्ट से सप्लीमेंट ले सकते हैं, आप मेडिसिन और एक इंजेक्शन लगवा सकते हैं। बट बाकी सारे असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन एंड एडिक्वेट प्रोटीन हम वेजिटेरियन डाइट से भी कंप्लीट कर सकते हैं अपने दिनचर्या में, बशर्ते कि हम सोच के खाएं कि हम सब खा रहे हैं। अगर आपने मोनोटोनस डाइट रखी, एक दो सब्जी रोटी खाते रहे तो नहीं होगा। यू हैव टू बैलेंस कि आप दाल खा रहे हो, आप स्प्राउट्स खा रहे हो, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अभी आपने एक चीज़ बोला इंजेक्टेड और सप्लीमेंट्स का। मैंने देखा कि मैम आजकल खाना तो हम खा रहे हैं, कंज्यूम फूड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूट्रिशंस को लेने के लिए हम सप्लीमेंट्स, टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं। कितना सही है, कितना ख़राब? पहले आप ये सोचिए कि सप्लीमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी है भगवान, और ये सप्लीमेंट्स बनते कहाँ से हैं? ये सप्लीमेंट्स भी तो इंसान नेचर से ही बनाता है। इसका मतलब नेचर ने मिनरल्स, विटामिन सब दिए हैं। तो जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि बैलेंस्ड खाएं। अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम खाएंगे तो आपको विटामिन्स, मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी। अगर आप ड्राई फ्रूट्स, सीड्स नहीं खाएंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स और सीड्स में जैसे बादाम है, अखरोट है, काजू है, पिस्ता है, अलग अलग हेज़लनट्स, पाइन नट्स, इनमें अलग अलग मात्रा में कैल्शियम, किसी में कैल्शियम ज़्यादा है, किसी में मैग्नीशियम ज़्यादा है, किसी में पोटेशियम ज़्यादा है, ये सारे मिनरल्स हैं। और सीड्स हैं जो अपने जैसे पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सेसमी सीड्स, डिफरेंट सीड्स। तो मैंने देखा है जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो रोटी सब्जी तो खा रहे होते हैं, पर सैलेड, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, सीड्स वो सोचते हैं नहीं हम नहीं खाते या हफ्ते में एक बार खाते हैं। तो अगर आप वो सब नहीं खाओगे तो आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपने वैरायटी को मेंटेन किया रेगुलरली फॉर बहुत सारे सालों तक तो मिनरल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर डेफिनेटली अगर आप नहीं खा रहे हो और मोनोटोनस डाइट है और किसी वजह से नहीं खाया है और आयरन की कमी आ गई, विटामिन D की कमी आ गई, कैल्शियम की कमी आ गई, बोन्स की वीकनेस हो गई, तो आपको फिर सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। एज अ मेडिकल एक्सपर्ट और आई ऑल्सो राइट, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है तो उस केस में लेना है। लेकिन मैं ये नहीं प्रमोट करती कि सप्लीमेंट ही लेना है, उसके साथ में आपको बैलेंस प्रोपोर्शन, हम लाइफस्टाइल मेडिसिन में कहते हैं कि आपकी जो प्लेट है उसमें पूरी प्लेट में 50% वेजिटेबल्स और सैलेड होना चाहिए, और 1/4 आपका दाल का पोर्शन जो प्रोटीन, और 1/4 आपका होल ग्रेन जो भी रोटी चपाती आप ले रहे हैं, और हैंड फुल ऑफ नट्स जैसे आपके अखरोट, बादाम, और 1 to 2 teaspoons ऑफ हर्ब्स एंड सीड्स। तो उसमें कंप्लीट हो गया। तो आप अपनी प्लेट चेक करो, ये सब है तो आप बैलेंस्ड मील ले रहे हो। तो मैम आज आपने इतने सारे वेजिटेरियनिज़म की बात करी और सप्लीमेंट्स के बारे में बात करी, मिलेट्स के बारे में बात करी, तो दर्शकों को आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली और क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये प्रश्न पूछे थे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़ी। धन्यवाद आपका भी ये प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए, और बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चंस आपने पूछे हैं जो जहाँ तक हो सके मैक्सिमम पब्लिक तक जाने चाहिए, क्योंकि एज अ डॉक्टर हम एक बार में एक पेशेंट से बात कर पाते हैं, बट ये इन्फॉर्मेशन सबके हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका उदावत जी। आशा करता हूँ कि आपको जितने भी मिलेट्स के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में, वेजिटेरियनिज़म के बारे में पता चला और आप उसको अपने जीवनचर्या में, अपने दिनचर्या में उसे ज़रूर अपनाएंगे। ये था बैक टू नेचर का एक ख़ास एपिसोड। आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप इस एपिसोड को टीवी पर देख रहे हैं तो आप PMC हिंदी के और जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। PMC हिंदी बदले